चलिए आज एक ऐसी कंपनी की कहानी समझते हैं जो भारत के विकास को चुपचाप पर्दे के पीछे से शक्ति दे रही है। एक ऐसा अदृश्य नायक जिसके बिना शायद भारत का ऊर्जा भविष्य अंधकार में डूब सकता है। तो देखते हैं इसकी गहराई में क्या है। तो बात है 14 अगस्त 2023 की। भारत में एक नया रिकॉर्ड बना। देश की बिजली की मांग, जिसे हम पीक डिमांड कहते हैं, पहली बार 240 गीगावाट के भी पार चली गई। अब ये कितनी बिजली है? अंदाजा लगाइए कि एक साथ 240 करोड़ 100 वाट के बल्ब जल रहे हों। पर जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? इस जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ दबाव के बावजूद हमारे नेशनल ग्रिड में एक सेकंड के लिए भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। कोई फ्लिकर नहीं, कुछ नहीं। बिजली का प्रवाह बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल सहज बना रहा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो पूरे भारत को रोशन रखती है? वो कौन सी कड़ी है जो मान लीजिए राजस्थान के सोलर फार्म में बनी बिजली को तमिलनाडु की फैक्ट्रियों तक बिना रुके पहुंचाती है? इस गुमनाम हीरो का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक ऐसी कंपनी जो ना तो बिजली बनाती है और ना ही उसे हमारे घरों तक सीधे पहुंचाती है। फिर भी यह भारत की पूरी ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। चलिए जरा इसके साइज का अंदाजा लगाते हैं कुछ नंबरों से। इसके पास लगभग 1,76,000 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें हैं। इतनी लंबी कि इनसे पृथ्वी के 4 से ज्यादा चक्कर लग जाएं। 275 से भी ज्यादा सबस्टेशंस, और ये कंपनी भारत की लगभग 85% इंटरस्टेट पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वो भी 99.5% से ज्यादा की अविश्वसनीय विश्वसनीयता के साथ। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो है भारत के 5 अलग अलग क्षेत्रीय ग्रिड्स को आपस में जोड़कर एक राष्ट्र एक ग्रिड का सपना साकार करना। ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबी है जिसकी वजह से आज कश्मीर में पैदा हुई बिजली कन्याकुमारी तक पहुंच सकती है। अच्छा, तो ये कंपनी काम कैसे करती है, पैसा कैसे कमाती है? इसका बिजनेस मॉडल ना बहुत ही दिलचस्प है। पावर ग्रिड असल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक टोल रोड की तरह काम करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक हाईवे है जो सिर्फ खुले रहने का, अवेलेबल रहने का एक फिक्स्ड चार्ज लेता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर से 100 गाड़ियां गुजरें या 1000, बस हाईवे चालू है तो टोल मिलेगा। यही मॉडल इसकी स्थिरता का सबसे बड़ा राज है। मतलब फर्क समझिए, ज्यादातर बिजली कंपनियां जितनी बिजली बेचती हैं उतना पैसा कमाती हैं। डिमांड ऊपर नीचे तो कमाई भी ऊपर नीचे। पर पावर ग्रिड का खेल ही अलग है। इसको पैसा मिलता है अपना नेटवर्क उपलब्ध रखने के लिए, चाहे उसमें से कितनी भी बिजली गुजरे। इससे इसकी कमाई बेहद स्थिर और प्रिडिक्टेबल हो जाती है। अब यह होता कैसे है? एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रेगुलेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर मतलब सीधा सा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC ये तय करता है कि पावर ग्रिड अपने हर निवेश पर कितना फिक्स्ड मुनाफा कमा सकता है। सब कुछ पहले से तय है। तो इसकी ग्रोथ की मशीन बहुत सिंपल तरीके से चलती है। पहला कदम, ये नए एसेट्स बनाने के लिए पैसा लगाता है। दूसरा कदम, CERC उस निवेश पर एक तय रिटर्न की गारंटी देता है। तीसरा कदम, इससे इसका एसेट बेस यानी इसकी संपत्ति बढ़ती है। और चौथा, इसकी कुल कमाई भी लगातार बढ़ती रहती है। एक सिंपल, सीधी साधी कंपाउंडिंग मशीन। तो ये तो हुई आज की बात, पर भविष्य का क्या? और यहीं पर पावर ग्रिड की कहानी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी का सपना है ना, वो पावर ग्रिड के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल स्रोतों से पैदा करना। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसे हासिल करने में एक बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती है। वो चुनौती है भूगोल की। देखिए, सबसे ज्यादा धूप और हवा कहाँ है? राजस्थान के रेगिस्तान और गुजरात के तटीय इलाकों में। और बिजली की सबसे ज्यादा खपत कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों में। ये एक मिसमैच है। और इसी मिसमैच को जोड़ने वाले पुल का नाम है पावर ग्रिड। सरकार के जो बड़े बड़े ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं, वो असल में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डेडिकेटेड ट्रांसमिशन हाईवे हैं। और इन विशाल कॉरिडोर्स को बनाने वाली मुख्य एजेंसी पावर ग्रिड ही है। और ये काम करने के लिए पावर ग्रिड HVDC जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसे बिजली का एक्सप्रेस हाईवे भी कह सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हजारों किलोमीटर्स तक भारी मात्रा में बिजली को 3% से भी कम नुकसान के साथ पहुंचा सकती है, जो कि कमाल है। तो असल बात यह है कि भारत का ग्रीन एनर्जी में परिवर्तन असल में एक ट्रांजिशन की कहानी है। देश में लगने वाला हर नया सोलर पैनल और हर नई पवन चक्की सीधे सीधे पावर ग्रिड की सेवाओं की मांग को बढ़ाती है।
अब एक अहम सवाल पर आते हैं। क्या ये कंपनी एक रोमांचक निवेश है या फिर एक उबाऊ धीमी गति वाला विकल्प? चलिए एक निवेशक के नजरिए से इसके जोखिमों और संभावनाओं को समझते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, ये कोई रातों रात पैसा डबल करने वाला हाई ग्रोथ स्टॉक नहीं है। इसकी ग्रोथ धीमी और स्थिर है। जैसा हमने देखा, इसकी रिटर्न एक रेगुलेटर द्वारा सीमित है। तो ये मुख्य रूप से एक डिविडेंड स्टॉक है जो उन निवेशकों के लिए है जिन्हें लंबी अवधि में एक स्थिर आय चाहिए। और हाँ, हालांकि पावर ग्रिड का दबदबा है, पर अब ये पूरी तरह से एक मोनोपोली नहीं रही। टीबीसीबी मॉडल यानी टैरिफ बेस्ड कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए अब अडानी एनर्जी और स्टेरलाइट जैसी निजी कंपनियां भी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा रही हैं और जीत रही हैं। पर इन सबसे बड़ा रिस्क अगर कोई है तो वो है रेगुलेटरी बदलाव। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, CERC ने हाल ही में इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को 15.5% से घटाकर 14% कर दिया है। अगर भविष्य में ये दर और कम होती है तो इसकी कमाई और ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इन सारे जोखिमों और कंपटीशन के बावजूद एक बुनियादी सच है जो नहीं बदलता। पावर ग्रिड भारत की अर्थव्यवस्था का वो कनेक्टिंग टिश्यू है, वो धागा है जो हर हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है। सोचिए, हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, शहरों की बिजली की खपत, रेलवे का विद्युतीकरण और आने वाला EV इकोसिस्टम, ये सब कुछ, हर एक चीज एक भरोसेमंद ट्रांसमिशन ग्रिड पर टिकी है। अगर ग्रिड फेल होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाती है। तो अंत में बस एक विचार, क्या $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की इस रीढ़ की हड्डी को, जिसे बदला नहीं जा सकता, क्या उसे सच में उबाऊ कहा जा सकता है? या फिर उबाऊ की जगह बुनियादी तौर पर शक्तिशाली ज़्यादा सही शब्द होगा?